जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और बड़े ही शानदार बेहतर अंदाज में आप सभी अपनी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ आप सभी ईमानदारी के साथ तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि जो सफलता के रास्ते हैं, इन रास्तों पे भाई मेहनत तो है। हालाँकि आप सभी बहुत अच्छी मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप अपनी सभी जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए, अपनी मेहनत को थोड़ा-थोड़ा सा अवश्य ही बढ़ाते चले जाइए। तो कल की क्लास से मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। अच्छा, अभी तो ख़ैर क्वेश्चंस प्रैक्टिस चली हुई है, तो क्या ही क्वेश्चन लिखा जाएगा। ठीक है, क्लास को शुरू करेंगे। आ जाएँगे एक बार सभी मेरे शेर और हमारी गुड़ियाएँ, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित हैं, लवकुश हैं, अंकित हैं, काव्या, शशि हैं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। और मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी के घर परिवार में माता-पिता, भाई-बहन सभी एकदम बहुत अच्छे हैं। और अगर किसी भी कारण से, किसी कारण क्या, फाइनेंशियल कारण से अगर चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो फिर मैं मानता हूँ कि आप सभी मेहनत करिए, ताकि आने वाले कल में आप सभी उन चीज़ों को बहुत अच्छा बना पाएँ। ऐसा आवश्यक भी है। चलिए, तो अगर आप सभी की इजाज़त हो, फिर हम कल के सेशन को कंटिन्यू करें। कल हमने 10 क्वेश्चन लगभग देख लिए थे, आज तकरीबन 25 क्वेश्चन और देखेंगे हम। तो आपका पूरा चैप्टर जो साउंड है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक? चलो, सभी की इजाज़त आ रही है। शुरू करो, शुरू करो। ठीक है जी भाई, ये लो हो गया शुरू। और ये रहा आप सभी के सामने 11वां सवाल। और आज का तो बिल्कुल पहला सवाल ही लोको पायलट से शुरू हो रहा है। सवाल है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए, तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए, तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने देखा था कि किसी भी तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। ठीक है? अगर यहाँ से मैं आवृत्ति निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? c बटे लैम्डा हो जाएगी। अब वो कहता है कि अगर इसकी आवृत्ति बढ़ाई जाए, तो आवृत्ति अगर बढ़ाओगे तो तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्ध्य घटेगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। और आप देखो, ये सवाल तीसरी बार रिपीट हो रहा है मेरे हिसाब से, तीसरी या दूसरी बार। और पहले ये किस में पूछा गया था? शायद जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में, ग्रुप डी में भी पूछा था, इसी को लोको पायलट में पूछ लिया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं ग्रुप डी के सवाल कराऊं, तो कभी आप विचलित मत हुआ करो कि हम तो लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी के सवाल क्यों करा रहे हैं। रेलवे के लिए कोई अंतर नहीं है साइंस में, सबकी साइंस बराबर रखती है। तो क्या कहेंगे आप? अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य में कमी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या बनेगा? डी। बहुत बढ़िया। चलो, तो आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। एक बार मनोज का स्क्रीनशॉट दे देना। एएलपी में ग्रेविटेशन की एक वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अगला सवाल देखेंगे, तरंग का आयाम होता है, बताइए। तरंग का आयाम होता है, तो तरंग का आयाम का मतलब क्या है? तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तो आयाम नहीं होता है। अगर हम आयाम को अच्छे से पढ़ें और अगर हम देखें कि मान लो हमारे पास एक तरंग है, ठीक है, ये हमारे पास एक तरंग है, और मान लो ये तरंग ऐसे करके चल रही है, ठीक है, ऐसे करके ये चल रही है। अब हम देखें तो ये तरंग कितना ऊपर उठी या कितना नीचे आई, इसी चीज को हम आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जितना ये ऊपर जाएगी उतना ही ये नीचे आएगी। तो आयाम क्या होता है कि माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ, किसी भी तरफ का मतलब चाहे ऊपर या नीचे, तय की गई अधिकतम दूरी ही क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका आयाम का ऑप्शन बी। ठीक है। अब देखो, आप जो कह रहे हो कि 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तो हालांकि ऐसी तो कोई परिभाषा नहीं है। 1 सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। लेकिन 1 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए कोई परिभाषा नहीं है। अगर ऐसा भी होता कि तरंग दैर्ध्य क्या है, तो तरंग दैर्ध्य का आंसर भी ये होता कि एक शृंग से अगले शृंग तक की या एक गर्त से अगले गर्त तक की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? बी। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन को करना है। चलो अगला सवाल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मैं सभी से चाहूंगा, और नंबर डाल के करिए, है ना, क्वेश्चन का नंबर डाल के। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट बहुत सही पढ़ाए हैं आपने, वेरी गुड। अगर आप देखिए क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी और मेरी जो मेहनत है, मेरी कॉन्सेप्ट पढ़ाने की, आप सभी की रिवाइज करने की, बिल्कुल सफल हो रही है ना। क्वेश्चन देखिए, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, अगर हम ये देखें, जब भी सवाल आए ना, तो आप ये देखो आखिर हमसे पूछा क्या गया है और हमें दिया क्या गया है। तो दिया गया है, देखो कुछ सवाल तो देखते ही समझ में आ जाते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा, जैसे पिछला वाला था। लेकिन कुछ सवालों में नहीं समझ आएगा, उसके लिए सीधा सीधा डेटा को लिख लो। जैसे 500 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी है हमें 500 हर्ट्ज का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ कितनी है? 0.4 मीटर की तरंग उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में, दूरी कितनी है? डिस्टेंस है आपकी 600 मीटर, डिस्टेंस है 600 मीटर, तय करने में कितना समय लगेगा? आपसे पूछा जा रहा है टाइम कितना लगेगा। तो आप ये देखो, अगर हमारे पास दूरी है और हमसे समय पूछा है, तो निश्चित तौर पर हमारे पास चाल पता होनी चाहिए। अरे भाई, तभी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें निकालनी है चाल। चाल निकलेगी यहां से कि v बराबर, या c बराबर कहो, f गुणा लेमडा। f कितनी है? 500, और लेमडा कितनी है? 0.4। तो यहां आप लिखेंगे 1, इसके आगे लिखेंगे 0, इससे ये कट जाएगा। 50 में 4 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चाल कितनी आ गई? 200, और हमें दूरी कितनी दे रखी है? 600, और हमसे पूछा गया है क्या? समय। तो यहां क्या करेंगे आप? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से 3 बार काटेंगे, तो समय आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे समय आ जाएगा, समय आ जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 सेकंड। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए। ये- चलो चलो अगला सवाल देखो। ध्वनि तरंगें में यात्रा नहीं कर सकती हैं, और 14 क्वेश्चन का आंसर आप करो। 14 क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे। ध्वनि तरंगें में यात्रा नहीं कर सकती हैं, बताइए। इसका सभी लोग आंसर करेंगे, और मैं 14 क्वेश्चन का जब तक आंसर नहीं करूंगा, तब तक आप लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं इसका आंसर आप सभी करें। चलो, तो 14 का सभी का मैं देख पा रहा हूँ आंसर सी है, और मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि ये बड़े ही बेसिक सवाल है। तो आंसर है आपका कि ध्वनि तरंगें किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ये बिल्कुल निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये कैसी तरंगें हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। अच्छा, एक सेकंड रुको। ठीक है,
ये सवाल देखो 15वां, इस पे फोकस मत करना, इस पे फोकस करना। 15वां सवाल, और 15वां सवाल है, इसका आंसर नंबर डाल के करेंगे। ध्वनि में से संचरण कर सकती है। देखो मैं एक बात बोलता हूं कि एक ही सवाल को ना पूछने के 100 तरीके हैं। मैं अगर ये चाहूं कि सवालों की मदद से आपको सारे तरीके याद करवा दूं, रटवा दूं, आप खुद से चाहें कि मैं सारे सवाल रट लूं, तो वो बिल्कुल मूर्खता की बात है, मेरी भी आपकी भी, क्योंकि इतने सवाल रट पाना संभव ही नहीं है। लेकिन एक बार तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया और तुम महसूस भी कर रहे होगे, तो सवाल चाहे जिस तरह से आ जाए, जितने हम कर रहे हैं वैसे ही नहीं, इसके 4 गुने तरह से भी सवाल पूछ ले तो भी तुम सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक है ना? चलो, ध्वनि में से संचरण कर सकती है, तो भाई ध्वनि किस में से संचरण कर सकती है बताइए? गैस में से संचरण कर सकती है, ठोस में से भी कर सकती है, द्रव्य का मतलब देखो इंग्लिश देख लो, लिक्विड है, तो लिक्विड का मतलब द्रव हो गया, तो मैं तो कहूंगा भैया सभी विकल्पों में से संचरण कर सकती है। तो 15 का सभी का आंसर ए भी आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है कि ध्वनि लिक्विड में भी चल सकती है, सॉलिड में भी, गैस में भी। हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा था। अब एक बार ना 16वें क्वेश्चन का ना गलती से सवाल यहाँ पे आ गया है, तो क्वेश्चन देख लो, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। चाहो मैं लिख दूंगा, इसका क्वेश्चन था ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। अब ये सवाल तो अभी पढ़ा था हमने, पिछला सवाल यही था, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ये देखिए पिछला सवाल यही था, लेकिन ये देखो एनटीपीसी में पूछा हुआ है और ये एएलपी में पूछा हुआ है। तो फिर से वही बात यहाँ पे साबित हो रही है कि रेलवे के लिए ये मैटर नहीं करेगा कि एग्जाम कौन सा है, उसके लिए तो भाई साइंस साइंस है, वो हर एक का स्तर उतना ही रखेगी। बहुत बढ़िया नीरज, वेरी गुड। चलो, तो आरआरबी एएलपी में पूछा है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, बताइए ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है? तो आप कहेंगे कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है किसमें? ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में। देखो मैं इसी बात को कह ही रहा था अभी, फिर भी एक महाशय ने कह दिया कि तुम एनटीपीसी के सवाल क्यों करवा रहे हो, ग्रुप डी के क्यों करा रहे हो, एएलपी के कराओ। मतलब मुझे लग ही रहा था कि तुम ये बात कहना दो, मैं उससे पहले तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने कह ही दिया। चलो भाई साहब, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। अगला सवाल देखो, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक क्या है? अच्छा, ऐसे तो नाराज नहीं हो कि तुम तो ज्यादा सवाल करवा रहे हो हमें, है भाई, कि तुम खाली एएलपी एएलपी के करा दो। तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यही सवाल रिपीट हो जाएंगे एएलपी के लिए भी। पता चला ग्रुप डी के सवाल एएलपी में आ गए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करो। यार बच्चे तो मुझे लग रहा है परेशान रहते हैं कि टीचर क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाते, मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ, शायद तुम इसलिए परेशान हो गए हो। अगला सवाल, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो आवृत्ति को बताओ किस में मापा जाएगा? आप सभी का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, हर्ट्ज। तो ध्वनि मापने की जो इकाई है वो क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, एएलपी में आया हुआ सवाल है, बताइए ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ध्वनि निम्न में से क्या एक है? तो आप कहेंगे कि ध्वनि जो है वो कैसी तरंग है, बताओ, विद्युत चुम्बकीय है, सतह है, ज्वारीय है, यांत्रिक है? तो भाई आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए कि ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि ये एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। तो 17 का सभी का, अच्छा पिछले क्वेश्चन का 18 का भी बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, प्रैक्टिस तो जितनी कर लो ना उतना अच्छा है। पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसे करा रही है, मान लो रेलवे के सवाल हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा के हों, सबके उठाओ और प्रीवियस ईयर रगड़ दो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। कभी यूपी पुलिस के सवाल करो तो यूपी के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाओं के सवाल रगड़ दो, अपने स्तर की, सबसे बेस्ट होता है। सवाल है, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग कितने तक होता है? बताइए, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास, तो ऑडिबल रेंज लगभग कितनी होती है? एनटीपीसी स्टेज 2 का है ये, मानो ये मेंस का सवाल है। अब जरा देखो इसमें दम कितना है। क्या ऐसा है कि मेंस का सवाल है तो लेवल बढ़ के आया होगा? मेरे हिसाब से तो प्री जैसा ही है। तो भाई सीधी बात है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। आप सभी का 19 का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। प्रिंस कह रहे हैं क्या ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय हो सकती हैं? देखो जो मैंने लिखवाया है वो तो ये लिखवाया है कि ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं है। विद्युत चुम्बकीय में कुल 7 तरंगें मैंने लिखवाई, उनमें मैंने कहीं ध्वनि तरंग नहीं लिखवाई।
अब तुम अपनी तरफ से कुछ भी बनाओ, जैसे तुम मुझसे कहो कि भैया क्या सूर्य 20 हो सकते हैं, तो भाई वो तुम जानो, मैंने तो एक ही पढ़ा है, शायद सर ने भी, किसी अध्यापक ने भी तुम्हें एक ही पढ़ाया। तुम कहो क्या रेलगाड़ी लोहे की जगह कागज की हो सकती है, जैसे जब तुम एएलपी बन जाओ तो हो सकता है कि तुम जो कमेटी हो, बोर्ड हो, उससे ये भी सवाल कर सकते हो कि भाई लोहा क्यों बना रहे हो तुम, लकड़ी की रेलगाड़ी बना दो, क्या रेलगाड़ी हो सकती है, भाई वो तो तुम जानो। भाई साहब जब जो चीज़ करवा दी है फिर उसमें एक तो होता है डाउट आना, एक होता है डाउट बनाना। तो तुम डाउट बना रहे हो यार, क्यों बना रहे हो डाउट? जो जब तुम्हें लगा कि यार, मतलब तुम्हें ऐसे ऐसे लगता होगा यार सब कुछ कैसे समझ में आ सकता है, कुछ तो कहीं से तो डाउट निकलना चाहिए। तो तुमने सोचा कि यार मैं यही पूछ लूं कि है नहीं है, पता है तुम्हें नहीं है, मैंने भी लिखवाया, फिर कह रही हो क्यों नहीं हो सकती है। भाई मतलब क्यों नहीं हो सकती है ना, तुमने कहा था क्या ये नहीं है, वह नहीं है तो है ही नहीं। अगला सवाल, तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो ये भी ग्रुप डी का सवाल है। और कौन सी ध्वनि होती है वो होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि, जो कि होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो मैं अपने आप पे शक होने लगता है जब चीजें आपको बढ़िया तरह से समझ में आने लगती हैं। अगला सवाल देखो, ये एएलपी में आया हुआ सवाल 30 अगस्त का। यार चलो अगला सवाल, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो इसका आंसर तो देखो हरीश भैया भी बता रहे हैं कि 20 से 20,000 होती हैं। अब मैं वही कह रहा था ना, ये एएलपी में भी पूछा गया सवाल है, पीछे ग्रुप डी में भी पूछा था। तो इसको देख के तुम ये अंदाजा लगाओ कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी दूसरी परीक्षा में आए हुए सवालों को करने का यही फायदा होता है, हमें पता लगे कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलो, वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। अब ऐसे सवाल में ना संभल के आंसर करना तुम थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि या तो ऑप्शन में 331 होगा, ठीक है, या 332 होगा। मैंने ये कहा था कि दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहां देखो दोनों हैं ऑप्शन में। अब इसमें से कौन सा टिक करोगे? तो यहां वो तुम्हारे साथ खेल रहा है यूनिट को गलत करके। ठीक, तो तुम्हें यूनिट को देखना है। भाई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर के नीचे सेकंड है ना कि बराबर में। अगर मीटर के बराबर में सेकंड लिखना चाहते हो, जैसे तुम अगर इसी चीज को लिखना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगी? पावर -1। यहाँ इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर ये ऐसे होता तब मैं जरूर कहता कि भाई दोनों में से दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अभी ये गलत है। और आंसर ऑप्शन कौन सा ठीक है? मीटर पर सेकंड वाला 332 के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन हो गया 332। एक बहुत अच्छा सवाल मैं कहूंगा, बहुत बढ़िया, और सभी का आंसर आ रहा है 22 का ए, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, एएलपी की परीक्षा का सवाल, एक प्रसारण केंद्र 71 गुणा 10 की पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 गुणा इसको करो 10 की पावर 8, ये ऐसे होगा, वहां भी कर लेना, मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना है? अब देखो फिर से वही सूत्र है कि V या C बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। आपसे तरंग दैर्घ्य पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगी C/F। C कितना है? 3 गुणा 10 की पावर 8। और F कितना है? F है 71 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, करिए सॉल्व। ये है 3/71, तो 3/71 को सॉल्व करिए और गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3 में 71 का भाग देके देखो एक बार, तो देखो ये है 10 की पावर 8 और ये ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी? -4। तो एक बार सभी बताओ 3 में 71 का भाग देके कितना आ रहा है? बाकी अगर तुम यहाँ लगभग 70 मान लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर तो आप ऐसे करो, जैसे मान लो मैंने यहाँ 70 मान लिया कैलकुलेशन करने के लिए, तो जीरो की तो बना दूंगा मैं पावर, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा
कि मैं 0 की बनाऊंगा पावर, ये 4 और 1 5 पावर हो जाएंगी, ठीक है, ऊपर 8 है, ये नीचे 5 पावर माइनस की हो जाएंगी, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/7। तो 3/7 का मतलब लगभग 7 चौक 28, 0.4, 7 चौक 28, 2 बचेंगे और 7 दूनी 14, लगभग इतना आएगा, 6 बचेगा, और 7 दूनी 14 लगभग 6 बचेगा, 7 7 49, 7 8 56, लगभग 8 जाएगा इतना। अब ये हो गया 0.428 गुणा 10 की पावर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.428 गुणा 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। इसमें 1000 की गुणा करो, लगभग 428 आ जाएगा। तो 428 के आसपास कौन सा आंसर है? 422। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा 422। बहुत बढ़िया। अगर तुम 71 करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन आपका यही आता। तो यही सवाल ग्रुप डी में ऐसा पूछा था, ऐसा ही सवाल लोको पायलट में पूछ लिया, बस वहां थ्योरी थी और यहाँ न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर से एएलपी का सवाल है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की गति कितनी होगी? तो एक आप पैटर्न समझो, देखो ऐसा सवाल ग्रुप डी में दिया, यूनिट की गलती करे आदमी ये सोच के, फिर से यही सवाल यूनिट के साथ आपको एएलपी में दे दिया। तो भाई अन्य अन्य परीक्षाओं के सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए बार बार सवाल कराने का फायदा आपको होता है, समझे। अब यहाँ यूनिट देखो, पहली बात तो ये होती है 332 मीटर पर सेकंड, चलो 331 भी होती है, लेकिन मीटर पर सेकंड तो हो भाई, यहाँ तो पर सेकंड नहीं है, ये यूनिट की वजह से गलत हो गए। और 330 तो कहीं नहीं पढ़ी हमने, क्या पढ़ी है? 332 पढ़ी है, ठीक। चलो तो एक बार सभी बताइए कि क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो रहा है, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? प्रीवियस ईयर सवालों को करा के आप सभी बताइए, क्या थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस राइज हो रहा है? और तब तक अगले सवाल का आंसर करो। फिर से एएलपी में आया हुआ सवाल है और बड़ा आसान सवाल है। चलो बहुत ही बढ़िया। 21 में देख लेता हूं मैं, कोई बात नहीं, 21 को दोबारा देख लेंगे, पहले इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग सर्दी और गर्मियों में, भाई गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, और हमने पढ़ा था कि तापमान ज्यादा होने से क्या होता है? ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो तापमान ज्यादा होने से ध्वनि का वेग गर्मियों में बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से डी आंसर ऑप्शन है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ना, ये हमने पढ़ा था। चलो एक बार 21 का आंसर देख लेता हूं मैं, क्या समस्या आ रही है 21 में। मनुष्य के लिए ध्वनि, श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी है? ओह सॉरी, यहाँ पे लगा हुआ है किलो हर्टज। अच्छा ये तो गलत हो जाएगा भाई, 20,000 किलो हर्टज नहीं होगा, ये होता है आपका 20 से 20,000 हर्टज, है ना, ये होता है। इसमें से ऑप्शन देख लो। तो क्या 200 किलो हर्टज को हम 20,000 कहेंगे? भाई 200 किलो का मतलब है कि किलो का मतलब है 3 जीरो, और हमें कितनी जीरो चाहिए थी? 4, यहाँ तो 5 हो गई, गलत हो जाएगा। अच्छा ये तो वैसे ही गलत है, 20 किलो हर्टज, किलो का मतलब है 3 जीरो, चलो ये रेंज तो सही है, ये रेंज होनी चाहिए थी 20 हर्टज, तो इसने दी हुई है 14 हर्टज, तो फिर 20 के नज़दीक नज़दीक कौन सी है? 14 ही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही बात है, आप सभी ने इस बात को पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। यानी कि आप सभी चीज़ें ढंग से देख के पढ़ रहे हो। 21 का सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो किलो लगा हुआ है, और यहाँ लोगे तो ये 16,000 हो जाएगा, जबकि होता ये 20,000 है, तो इसके ये नज़दीक है। यहाँ अंतर लोगे तो देखो यहाँ अंतर पड़ेगा भाई कितना हज़ार का? 16,000 से 20,000, 4,000 का, और यहाँ कुल 6 का अंतर है, 6 का अंतर छोटा है, उसको ले सकते हैं हम, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, ग्रुप डी का सवाल फिर से एक बार। चलो गणेश मीना, थोड़ी सी खुद की लापरवाही है बस, बाकी आप जैसे टीचर कहीं नहीं देखा, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अरे गणेश भाई कोई बात नहीं है, अगर कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है तो अभी तो हमारे पास समय है अच्छा खासा। देखो बड़ी बात
ये नहीं होती कि हमसे लापरवाही हुई है, बड़ी बात होती है अपनी लापरवाही को पहचान लेना। जिसने पहचान लिया वो सुधार लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पहचान ही नहीं पाया, समस्या उससे होती है। तो तुमने पहचान लिया, ये बहुत अच्छी बात है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है यार, हर चीज़ को ऐसे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी कह सकते हैं। सही था वो सवाल। समुद्री जल में ध्वनि की चाल, तो मैंने कहा था देखो हमें दुनिया की तमाम वस्तुओं में तो ध्वनि की चाल नहीं पढ़नी है, लेकिन जितनी लिखवाई है उनमें से कम याद रखनी है। और समुद्री जल में कितनी लिखवाई थी मैंने आपको? 1531। तो 1531 को सही टिक करेंगे। 1498 होती है जो आपका सामान्य जल होता है। सामान्य जल में ध्वनि की चाल 1498 रहती है और समुद्री जल में 1531 रहेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। और ये सवाल भी मैंने आपको करवाया है, अब इसको देखेंगे आप बढ़िया से। करिए 27वें सवाल का आंसर। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो आप सभी का आंसर कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी। देखो हमने क्या पढ़ा था, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल, क्या हमने 6220 पढ़ी थी? नहीं, हमने पढ़ी थी 6420। ठीक है, हमने पढ़ी थी एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420। और हालांकि हमने निकल में पढ़ी नहीं थी, लेकिन निकल में याद रखना कि ये 6040 होती है। ठीक है, निकल में कितनी होती है? 6040। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो आप कहेंगे कि केवल बी ही सत्य है, केवल बी ही सत्य है, ए सत्य नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे। ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है, तो ध्वनि का प्रसार मतलब साउंड सबसे तेज किस में चल पाता है? तो साउंड हम देखें तो सबसे ज्यादा चल पाता है ठोसों में, यानी कि सॉलिड्स में। ठीक है, चलो भाई बीच से मत जुड़िए यार, अगर आप बीच से जुड़ रहे हैं तो बीच से मत जुड़ो, फिर शुरू से एक बार कर लो आप। अगला सवाल देखिए, एएलपी का सवाल है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 4 किलो हर्ट्ज। तो किलो का मतलब कितना हो जाता है? 4000। किलो का मतलब 4000 हर्ट्ज। तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, इसकी वेवलेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग के द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है? दूरी है 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, टाइम कितना होगा? तो फिर से वही सवाल है, हम इन दोनों की मदद से क्या निकाल लेंगे? चाल। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति कितनी है? 4000। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य कितनी है? 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये याद रखना कि यहां तुम सेंटीमीटर में नहीं रखोगे, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर दोगे, तो 12120, ये हो जाएगा 40 40 1600। तो ध्वनि की चाल आ गई, मतलब तरंग की चाल आ गई 1600 मीटर पर सेकंड। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अच्छा, चाल कितनी है? चाल है आपकी 1600 और दूरी कितनी है आपकी? दूरी है 3.2। और किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? किलोमीटर में 1000 मीटर।
बटे समय कितना है आपका, हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर आप समय निकालोगे तो कुछ कट जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब इसके आप डेसिमल हटा लो, बहुत आसान तरीका होता है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे 1, बाकी अंकों के नीचे 0। ये 0 इससे कट जाएगी और ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो t बराबर आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। तो बिल्कुल सेम सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल आपका एक बार फिर से रिपीट हुआ है। चलो अगला सवाल देखें। एएलपी का ही सवाल है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से चाहूंगा। चलो बेबी, बहुत सारा आभार भाई आपके जैसे, और सर के पास पढ़ने में मज़ा नहीं आता है एएलपी बैच में। चलो भाई, कोशिश रहेगी कि आप सभी को चीज़ें एक अच्छे तरीके से डिलीवर की जाएं। चलो तो बताइए क्या आंसर होगा। सभी का एकदम बढ़िया आंसर आ रहा है और देखते ही आप समझ जाएंगे कि पिच का मतलब क्या होता है। पिच का मतलब होता है आवृत्ति। ठीक है, पिच का संबंध किससे होता है, आवृत्ति से होता है, यानी पिच का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से। तो आसान सवाल है। फिर से एक और एएलपी का सवाल कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। देखिए ये कब का है, ये 10 अगस्त का है और यही सवाल 20 दिन बाद रिपीट हुआ है कि तारत्व का संबंध किससे है, आवृत्ति से। पता है रेलवे में ना इतने ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होता है कि उनके पास सवाल ही नहीं बचते। फिर नए सवाल कहाँ से लाएंगे भाई, ध्वनि चैप्टर है, कितने सवाल दे दोगे उससे, 50 सवाल दे दोगे, 100 दे दोगे। अब उनको तो भाई मतलब मुझे लगता है कि एक चैप्टर से लगभग 500 सवाल हो जाते होंगे, इतनी शिफ्टों में पेपर होता है ग्रुप डी का, एलपी वगैरह का। तो फिर क्वेश्चन रिपीट ही करने पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दें कि ध्वनि से कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा भी नहीं हो पाता। चलो बुक कौन सी लें प्रीवियस ईयर के लिए, यार मैं तो कह रहा हूँ इसके करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है बुक की। बाकी आप उसकी ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की आई है एक नई, वो ग्रुप में डली हुई थी, किसी बच्चे ने डाला था। चलिए बहुत 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 सारा प्यार उन सभी के लिए जो इतना भरोसा दिखा रहे हैं। फिर जब आप इतना भरोसा दिखाते हैं तो मेरी भी यही कोशिशें होती हैं कि आप सबके लिए और बेहतर कर पाऊँ। क्वेश्चन है सोनार का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी जाते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो ये हो गए 32 सवाल जो कि कुल मुझे मिले थे सभी परीक्षाओं के मिला के ध्वनि वाले चैप्टर से। तो आशा करता हूँ आप सभी का एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस इनमें बढ़ गया होगा। और मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मुझे याद है, कि 32 के 32 सवालों में केवल एक पॉइंट ऐसा आया, एक सवाल का एक पॉइंट जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, वो था निकिल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। बाकी पूरे 31 सवालों में हर चीज़ शायद क्लास से ही कवर हुई है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे अगले चैप्टर पे और अगले चैप्टर का नाम होगा ऊष्मा एवं तापमान। ऊष्मा एवं तापमान यानी कि हीट एंड टेम्परेचर। तो एक बार सभी बताएं कि आपकी अनुमति है आगे बढ़ने की। अगर हाँ तो थम्स अप कर दें, फिर मैं आगे लेकर चल दूं आपको। और चलो चल के खो जाएं हीट एंड टेम्परेचर की दुनिया में, ऊष्मा और तापमान की दुनिया में। बहुत बढ़िया भाई सदाशिव विश्वकर्मा, ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। योगेश बहुत सारा प्यार भाई। यार मैं देखो डेली बोल देता हूँ, वैसे तो आपकी बाकी साइंस की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, बाकी विषयों की भी मैं हर दिन बोल देता हूँ यार। तो एक बार सभी दोस्त हम सब करेंगे।
चलो केवल आशुतोष के 2 सवाल गलत हुए हैं, वेरी गुड। 32 में से 30 स्कोर तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। आज बस करिए सर। अरे नहीं यार, कल भी क्लास 10 मिनट पहले ही छोड़ दी गई थी। अभी तो बहुत सारा टाइम है यार, 38 हुए ना, 22 मिनट है अभी, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। चलिए ठीक है भाई, सभी को बहुत सारा प्यार। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं। तो देखें, ऊष्मा एवं तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। तो इसमें हमें समस्या एक ये आती है कि हमें पहली बात तो यही नहीं पता चल पाता सच में तो कि ऊष्मा और तापमान में फ़र्क क्या होता है। बहुत बेसिक डिफरेंस हमें नहीं समझ आता, लेकिन मैं वादा करता हूँ, सॉरी कि अगर आप चीज़ों को बड़े ध्यान से समझें तो आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम इसमें तापमान को कवर करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे तापमान, यानी कि टेम्परेचर। तो एक बहुत साधारण सी भाषा हर पुस्तक में जो लिखी होती है वो यही है, और ये सत्य भी है, कि तापमान का मतलब है, अगर मान लो कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है तो हम कहते हैं, हमें महसूस होता है कि ये ठंडी है, तो हम कहते हैं इसका तापमान कम है। और अगर कोई वस्तु हमें गर्म लगती है छूने पर, तो हम कहते हैं कि इसका तापमान ज़्यादा है। तो तापमान क्या होता है? तापमान बताता है हमें किसी भी वस्तु के गर्मपन अथवा ठंडेपन के बारे में। और ठंडेपन अथवा गर्मपन के बारे में क्या बताता है? कि ये ठंडी है तो कितनी ज़्यादा ठंडी है, और गर्म है तो कितनी ज़्यादा गर्म है। और इस बात को बोलते हैं हम कि उसकी माप बता रहा है, ये उसका मेजरमेंट बता रहा है। अगर जैसे हम हाथ लगाएंगे, मैं कहूँगा यार तो कुछ ज़्यादा ही गर्म है रही है, और अगर कोई चीज़ कम गर्म है, हल्की हल्की, मैं कहूँगा ये तो कम गर्म है यार। तो गर्म तो दोनों हैं, लेकिन एक ज़्यादा है और एक कम है। इस बात का पता हमें किससे लगता है? हमें तापमान से ही तो लगता है, टेम्परेचर से ही तो लगता है। तो टेम्परेचर क्या है? एक तरह की संवेदना है, एक फीलिंग है, जो ये बताती है कि कोई भी वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है या वो कितनी ज़्यादा ठंडी है। तो तापमान की परिभाषा आप लिखेंगे कि तापमान 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 किसी भी वस्तु के गर्मपन अथवा अथवा ठंडेपन की माप है। किसी भी वस्तु के गर्मपन अथवा ठंडेपन की माप है। यानी कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, कि तापमान क्या है भाई? किसी वस्तु के गर्मपन अथवा ठंडेपन की माप है। पेशेंस रखिए, आप धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अब एक भाई कह रहे हैं कि सर आपसे अनुरोध है, परिभाषाएं थोड़ा सा विस्तार से लिखवा दिया करें। देखो मेरे दोस्त, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ उतना समझने के उद्देश्य से भी पर्याप्त है, और पेपर में आंसर करने के हिसाब से भी पर्याप्त है। अगर आप मेरे कंटेंट से अपनी पुस्तक लिखना चाहते हो तो शायद ये उसके लिए पर्याप्त नहीं है, और मैं आशा करता हूँ ऐसा उद्देश्य तो नहीं लेके बैठे होंगे। तो अब हम क्यों लंबी चौड़ी परिभाषाएं लिखें, वो जो कभी काम नहीं आने वाली? फिर तो किताब ही पढ़ लो जो इतनी मोटी होती है। तो नोट्स का मतलब होता है हम बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें वो लिखें जो बस हमें समझ में आ जाएं, है ना? तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो तापमान गर्मपन अथवा ठंडेपन की माप है। अब आप मुझसे ये बोलोगे कि भैया तापमान का मात्रक क्या है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है? तो देखो, टेम्परेचर की फेमस 3 यूनिट हैं। वैसे तो 5-6 यूनिट होती हैं, लेकिन मुख्य मुख्य 3 मात्रक इसके इस्तेमाल में होते हैं। तो पहला तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई ऐसा ही मात्रक पढ़ें। तो ऐसा ही मात्रक जो है इसका, वो केल्विन है। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा था? तापमान को मूल राशियों में भी पढ़ा था, और तापमान का मात्रक है केल्विन। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, उस क्वेश्चन को देख लूंगा। 0.5 आएगा, 16/32 करो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, पहले इसको समझ लो। अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है सवाल में तो देख लेंगे। ऐसा ही मात्रक होता है इसका केल्विन। अन्य मात्रक जो होते हैं इसके, एक होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री, अच्छा ये निशान होता है डिग्री का, है ना? डिग्री फ़ारेनहाइट।
आप कहोगे डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक मात्रक जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है ये होता है डिग्री केल्विन। ये डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को आप सेल्सियस भी बोलते हो, डिग्री सेल्सियस भी आप इसी को बोलते हो। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हुए थे, उनके नाम पे है। तो 3 मोटा मोटी मात्रक ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट केवल डॉक्टर के यहाँ जाने पे होता है बस। बाकी केल्विन का हम किताबों में इस्तेमाल करते हैं, सामान्य भाषा में हम केल्विन का इंडिया में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आपकी क्लास लगा के मन गार्डन हो गया भाई, बहुत बढ़िया। और साथ ही आपकी ये बातें मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी को बढ़ाती है। ठीक है, चलो अब देखो केल्विन को रिप्रेजेंट करेंगे हम, केल्विन को दिखाएंगे के से, और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से दिखा देंगे, और डिग्री सेंटीग्रेड को हम डिग्री सी से दिखा देंगे। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या इन तीनों के बीच कोई संबंध पाया जाता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल इन तीनों के बीच एक संबंध मिलेगा आपको। और वो संबंध क्या होगा? संबंध होगा ये F माइनस 32/9, संबंध होगा F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर C माइनस C/5। ये अब बड़ा दिल में दर्द होता है भैया, हमने तो ऐसे पढ़ो, देखो कैसे, F माइनस 32/180 यहाँ पढ़ा था हमने, K माइनस 273/100 C/100। तो बहुत सारे बच्चे तो गलत ही ठहरा देंगे कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, ये सही होता है, लेकिन दोनों ठीक है। रेशियो में कॉमन ले लो आप, कुछ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सब में से 20-20 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंसेशन। अब तो मैं ना सेंसेशन समझ में आता इंग्लिश, ना संवेदनशील समझ में आ रहा हिंदी, तो तुम ही बताओ मैं कौन सी तीसरी भाषा का प्रयोग करूं। संवेदनशीलता का मतलब महसूस होना, कि तुम्हें वो चीज़ कितनी महसूस हो रही है ना। चलो भाई देखो, बहुत जल्दी मैंने आपके लिए बोला हुआ यार बायोलॉजी की क्लास का, तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और फिर से मैं एक बार इस बात को बोल दूंगा कि बच्चों की बहुत सारी डिमांड है, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई आप मानो मेरे हाथ में है नहीं, अगर मेरे हाथ में होती तो मैं इसको आज ही शुरू करवा देता। बस मेरा मतलब है कि कहने का काम है, और मैं कह लगातार रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका। अब देखो इससे संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा ये नोट हो गया होगा उम्मीद है सभी का, नहीं हुआ तो फटाफट से कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए तो देखो आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो इसी फॉर्मूले पे आधारित हम कुछ सवाल करें, तो आप लिखोगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, बताइए 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। तो देखो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इस लंबे चौड़े फॉर्मूले का यूज़ करो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप सीधा सीधा याद रखो कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। इस सवाल के माध्यम से ही याद रखो कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो आपको 273 जोड़ देना है, और 273 जोड़ते ही ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये बेहद आसान सी बात आपको बहुत बढ़िया तरह से याद रहेगी। ठीक, अच्छा अब अगला सवाल अगर मैं आपको दूं कि ऐसे ही 127 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो शायद मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बस कि जोड़ करके दिखा दो, क्योंकि एक सवाल ऐसा ही मैंने आपसे ऊपर पूछ लिया है। आप सभी इसको भी कर दोगे, शायद इस पर समय वेस्ट करना बेकार की बात है कि भैया 273 जोड़ दो,
ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने आपको। 200 और 100 300, 73 और 2700 ये हो जाएंगे 400, तो आंसर आ जाएगा 400 केल्विन। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि 273 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो, तो ये मेरे लिए एक अच्छा सवाल है। और मजे की बात जब हो, चलो मैं यहाँ पे 27 देता हूँ, है ना, 27 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। और अच्छा सवाल ये अब बन जाएगा जब मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। पहला ऑप्शन होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला ऑप्शन ये हो, बाकी चाहे जो ऑप्शन हो, तो पता है आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि यार बस आप ये सोचते हो 273 जोड़ना है। जब हम हेडिंग के साथ नहीं रटते तो तुम इसमें 273 जोड़ोगे, उत्तर 300 आएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि 300 जोड़ा जाता है जब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदला जाए। लेकिन यहां उल्टा बोल रहा है, यहां केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलवा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखना कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन बदलवाए तो जोड़ना है, बस इतना ही याद रखना है। देखो मैं हमेशा जब तैयारी भी करता था तो मेरी कोशिश होती थी कि कम से कम चीज़ें याद रखो बाकी चीज़ें उनसे उल्टा करके निकाल लो, क्योंकि जब हम एक चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसका उल्टा भी कुछ ना कुछ होता है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको तो वैसे ही याद रखो, वो तो उल्टा हो जाएगा कि भाई अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ेंगे, अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 घटाएंगे। क्या इस बात को अलग से आपको कल याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं याद करना, उल्टा करना है। तो 27 में से आपको कितना घटाना है? 273। अब आपको थोड़ा सा घटाने भी आने चाहिए। देखो पहली बात तो ये प्लस के हैं माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा बचेंगे, तो उत्तर आएगा माइनस में। और 73 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 70 में से 27 गए तो कितने बचे? 27 3 30, 40 43 और 3 46, तो ये बचेंगे आपके 246। ठीक है, माइनस के 246 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा और मैं बढ़िया बनाऊं इस सवाल को, पता है अगर मैं ऑप्शन ये दे देता ना, ये दे देता कि चलो बी ऑप्शन में देता प्लस के 246 डिग्री सेंटीग्रेड और सी ऑप्शन देता मैं माइनस के 246 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पता है आधे तो देखो यहाँ ढेर हो जाते, आधे यहाँ ढेर हो जाते, जबकि कुछ ही केवल सी ऑप्शन तक पहुंच पाते। समझ गए? तो ऐसे ऐसे आप बहुत छोटी छोटी चीजों में भी गलती करते हैं। और कभी पेपर में आपसे रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा कि भाई लोको पायलट की साइंस है तो आपसे ट्रेन के इंजन बनाने की प्रोसेस पूछेगा साइंस में, नहीं, चीजें यही रहेंगी लेकिन आसान ही रहेंगी। और सिलेक्शन भी ना कभी गलत, कभी मुश्किल चीजों को गलत करने से नहीं रुकता, सिलेक्शन रुकता है हमेशा जब हम आसान चीजों को गलत कर रहे होते हैं। आसान चीजें गलत करोगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अब एक सवाल मुझे आप बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या मैं तुमसे पूछूं 273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, को केल्विन में, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि केल्विन के लिए तो डिग्री सेंटीग्रेड में, सॉरी 273 केल्विन को उल्टा लिख लो इसको, सॉरी 273 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। अब बताइए क्या कहोगे? तो आप कहोगे यार केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कृष्णकांत गुर्जर ने कई सारे कमेंट कर दिए, क्या ये नोट्स नीट में काम आ सकते हैं? भाई नहीं आ सकते यार, नीट का स्टैंडर्ड अपने आप में बहुत बड़ा होता है, वहाँ के लिए नहीं। हम तो बेसिक सी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पता है आपके स्तर पे मैं मानता हूँ कि ये अच्छी चीज़ें हैं, थोड़े अच्छे लेवल की चीज़ हैं, लेकिन नीट के स्तर पे ये भी बेसिक चीज़ें हैं। तो उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया बढ़िया से। अगर हाँ तो फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाई देता हूँ, जैसे नोट डाल के लिखेंगे टेम्परेचर से संबंधित चीज़ें। पहला आपसे बोलेगा कि परम शून्य ताप क्या है, पहला नोट है, ये सभी पेपर में पूछे गए सवाल हैं। परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं, ये हर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है
और इलेक्ट्रॉन इनमें गोल गोल घूमता रहता है हमेशा। ऐसा होता है, नाभिक होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, नाभिक होता है नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की गति निर्भर करती है उसके तापमान पर। अगर तापमान ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा ऊर्जा है और वो तेज घूमेगा। जैसे जैसे तापमान को कम करते जाएंगे वैसे वैसे उसके घूमने की गति कम होगी, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, एनर्जी कम होगी। आपने उसको मान लो आप ठंडा करते जा रहे हो, ठंडा करते जा रहे हो, ठंडा करते जा रहे हो, और आप एक ऐसे तापमान पे पहुंच गए कि जब इलेक्ट्रॉनों ने घूमना ही बंद कर दिया। और पता है, अगर किसी भी वस्तु के इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर दें तो वस्तुएं नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी, यानी उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमना किस ताप पे बंद करते हैं, उसी को कहते हैं हम परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप क्या होता है कि वह तापमान, इससे संबंधित पहला फैक्ट है, वह तापमान जिस पर अणुओं का संवेग, जिसे हम आणविक संवेग बोलेंगे, इंग्लिश में इसके लिए हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम, यानी कि मॉलिक्यूल्स में कोई गति नहीं रहेगी, मॉलिक्यूलर मोमेंटम। वह तापमान जिस पर आणविक संवेग शून्य हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? 0। क्या इसे प्राप्त किया जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब ये न्यूनतम संभव ताप है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल टेम्परेचर है। ये होता कितना है? तो देखो, अगर तुम डिग्री सेंटीग्रेड में देखोगे तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड मोटा मोटी, और एग्जैक्ट देखोगे तो एग्जैक्ट होगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट। पेपर में कौन सा लिखना है? कोई एक, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। क्या दोनों आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। आएंगे तो यूनिट गड़बड़ होगी। जैसे हो सकता है यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो, तो ये यूनिट की वजह से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं कि इसे केल्विन में कितना कहोगे, तो तुम कहोगे यार केल्विन में बदलने के लिए तो हम 273 जोड़ते हैं, और मैंने आपको पीछे करवाया भी था कि कहीं करवाया था? नहीं, कोई बात नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए तुम क्या जोड़ोगे? मैं इधर कर देता हूँ भाई, डिग्री सेंटीग्रेड में कोई तापमान है, केल्विन में बदलने के लिए 273 ही जोड़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो शून्य हो जाएगा। तो इसको आप 0 केल्विन भी कह सकते हैं। और केल्विन पैमाना शुरू ही यहां से होता है, केल्विन पैमाना शुरू ही यहां से होता है, 0 केल्विन से। डिग्री सेंटीग्रेड में से -273 कहेंगे। ठीक है, चलो, जिन्होंने बताया था कि उस क्वेश्चन का आंसर 0.5 आएगा उनको समझ आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब रहने दें। वो सही है ना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, 2 ऊपर था, वो बिल्कुल ठीक था। तो ये हो गया परम शून्य ताप। अच्छा, आगे आप देखिए और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तापमान से। आपसे पूछा जाएगा कि किस तापमान पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट के मान की वैल्यू, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू के मान समान होते हैं। बताओ किस टेम्परेचर पर इनका मान समान होता है? तो आप कहोगे कि ये होते हैं -40 पे। यूनिट चाहे डिग्री सेंटीग्रेड का हो या फ़ारेनहाइट का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको ना ऐसे सॉल्यूशन नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो जीत, आप जो बता रहे हो ना वो कुछ और टेम्परेचर है, वो ये नहीं होता। वो पानी का दरअसल वो त्रिक बिंदु तापमान होता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। चलिए, तो ये हो गया आज तापमान से संबंधित तथ्य, और आशा करता हूँ कि तापमान से रिलेटेड सभी चीज़ों में आपको बेहतर समझ बन पाई होगी। अब कल हम शुरू करेंगे अपना ऊष्मा को, यानी कि हीट को, लेकिन उसके लिए ना आपको टेम्परेचर की समझ बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए।
और टेम्परेचर से संबंधित सारी राशियाँ, सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप केवल रिवीजन करके आएँ। तो सभी बढ़िया तरह से रिवीजन करके आइए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एंड मत करना, एक साथ थोड़ा नोट कर लेना।